लिस्ट देख पा रहे हैं? आप लोग देख पा रहे हैं कि ये नया माइंड मैप है, माई न्यू माइंड मैप, और इसमें चैट में आप प्लीज बताएंगे। तो पहला है, फर्स्ट लेवल में है, जो शॉर्ट हैंड में बहुत क्लोजली पढ़ाया जाता है। शॉर्ट हैंड में जो शॉर्ट हैंड लोग जानते हैं उनको पता है कि 204 वर्ड्स ग्रामलो होते हैं और 311 वर्ड्स जो है सो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, और इस तरह 500 के आसपास वर्ड्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वाला माना गया है, इसलिए वो रहता ही रहता है। तो 700 जो मोर कॉमन वर्ड्स हैं वो हमारे शॉर्ट हैंड के उसमें इसेंशियल है, तो पढ़ना ही पढ़ना है। और कॉमन वर्ड्स अगर जोड़ें आप, तो ज्ञानियों ने बतलाया है कि हमारे यहाँ 700 कॉमन वर्ड्स हैं इंग्लिश में। 700 पहला सबसे छोटा लेवल जो है सो 700 वर्ड्स का है। उससे ऊपर अगर चले हैं तो फिर 1500 वर्ड्स का रिसर्च वर्क में निकला कि 1500 वर्ड्स जो है सो मिनिमम जरूरी है आपको मैट्रिक लेवल तक। फिर आईए लेवल तक आते आते 3000 वर्ड्स जो कि थर्ड लेवल है, वही +2 का लेवल है। एसएससी स्टेनोग्राफर की परीक्षा में इस 3000 वर्ड्स का ही जरूरत है, ये करने के बाद ही हो पाता है। ये 3000 वर्ड्स का लिस्ट मेरे पास है, वो तो मैंने नहीं दिया है आप लोग को, लेकिन 1500 कोर वर्ड्स जो है उसका लिस्ट मैंने व्हाट्सएप में आप लोगों को दिया है, और आप लोगों से चाहा है कि इसमें गौर कीजिए कि कौन कौन से वर्ड्स आप नहीं जानते हैं, उसको सॉर्ट आउट कीजिए, तो वहां से हम लोग पढ़ना उसको समझना शुरू करेंगे। और वर्ड्स मीनिंग की जहां तक बात है, वर्ड्स मीनिंग आप कितना भी याद कर लीजिए वो याद रहता नहीं है। तब तक याद नहीं रहता है जब तक कि आप उसको यूज नहीं करते हैं। जब यूज करना शुरू कर देते हैं तो फिर वो याद में बसने लगता है, और वहीं से आपकी लर्निंग शुरू हो पाती है। उसके पहले रट लेने से इंग्लिश वर्ड्स याद नहीं होता है। हमको याद है कि जब हाई स्कूल में पढ़ते थे तो मेरा एक मित्र था, वो रटने में बहुत तेज था, श्याम सुंदर नाम था उसका, है अभी भी है, मंदिर के पास में वो दुकान करता है। तो उसने एक छोटी पॉकेट डिक्शनरी तब आती थी, अब भी आती होगी पता नहीं आपकी बात, लेकिन छोटी सी पतली सी डिक्शनरी आती थी। तो उसने 1500 वर्ड्स से ज्यादा का कुछ था, कुछ ज्यादा मोटी थी, शायद 5000 वर्ड्स का था। तो उसने लेकर उसे रटना शुरू कर दिया और बहुत दूर तक रट गया, मगर परीक्षा के टाइम में एक भी काम में नहीं आया। इसलिए कि सिर्फ वर्ड्स को याद कर लेने से नहीं होता है, जब तक उस चीज को आप लार चार में नहीं लाते हैं, व्यवहार में नहीं लाते हैं, तब तक वो आपके पास नहीं रहेगी। ये तो ठीक उसी प्रकार की बात हुई जिस तरह गीता एक खरीद के ले आए और लाल कपड़े में बांध के पूजा स्थल में रख दिए और रोज उसमें धूप बत्ती दिखाते रहे। तो धूप बत्ती दिखाने से आपको गीता का ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। उसी तरह शब्दों को भी रट लेने से आपको शब्दावली आपकी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। शब्दों को समझने के लिए उसके जड़ को समझना पड़ता है, उसके व्यवहार को समझना पड़ता है। तो शब्द का सही उच्चारण ये भी जरूरी है, और उसका मीनिंग क्या होता है, उसका अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग होता है। किसी भी वर्ड का मीनिंग, कॉनोटेटिव मीनिंग अलग होता है, डिनोटेटिव मीनिंग अलग होता है। डिनोटेटिव मीनिंग का जैसे उदाहरण देता हूं मैं, हैंड का माने होता है हाथ, लेकिन जब बैंक आप गए और मैनेजर से पूछे कि आज ड्राफ्ट बनेगा कि नहीं, तो मैनेजर अगर बोलता है कि देखिए आज मेरे पास हैंड्स की कमी है, इसलिए आज नहीं कल से बनेगा, तो वहां हैंड्स का क्या मतलब हुआ, वो कॉनोटेटिव मीनिंग हुआ। और हैंड्स जो हाथ हम लोग बोलते हैं, आज मेरे हाथ में चोट लग गई है, खाना दाहिने हाथ से नहीं बाएं हाथ से खाऊंगा, तो यहाँ पर वो डिनोटेटिव मीनिंग होती है। तो डिनोटेटिव मीनिंग और कॉनोटेटिव मीनिंग के बीच में क्या रिलेशन है, इसको हमें समझना पड़ता है। वो चीज मैं सिखलाने वाला हूं।
मेरे इंग्लिश के कोर्स में डिनोटेटिव कॉनोटेटिव मीनिंग सिखलाने वाला हूं, और पहले तो 700 वर्ड्स का सिखलाऊंगा, फिर उसको ऊपर लेवल उठा के 1500 वर्ड्स का सिखलाऊंगा। शब्द सिर्फ नहीं, शब्द, उसके उच्चारण, उसका मीनिंग और प्रयोग, ये चारों चीज सीखना पड़ेगा, तभी आपको मीनिंग्स याद रहेंगे। और ये सब सिखलाने के लिए मैं कहानियों का भी प्रयोग करूंगा, लेख का प्रयोग करूंगा, चिट्ठियां लिखने के संबंध में भी प्रयोग करूंगा, क्योंकि ये अदर एस्पेक्ट है। एक लैंग्वेज को सीखने के लिए उसमें 4 स्किल सीखने पड़ते हैं। 4 स्किल सीखने पड़ते हैं, जैसे आप खुद पर देख लीजिए करके। हम लोग जब बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, तो उस समय हम लोग सबसे पहले क्या करते थे? लैंग्वेज के साथ हमारा इंटरेक्शन क्या था? हमारा एंगेजमेंट लैंग्वेज के साथ क्या था? हम लोग उस वक्त सिर्फ सुनते थे, सुनते 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 सुनते, जब आउटपुट काफी हो गया, इनपुट काफी हो गया, आउटपुट 0 रहा, तो हमारे मन में वो वर्ड्स के स्टॉक जो थे, धीरे धीरे हम लोग पहचानने लगे और उसको बोलने का भी प्रयास करने लगे। तो सुनना और बोलना भाषा की पहली एक्विजिशन की सीढ़ी है। इसके बाद हम लोग आगे आए स्कूल में, तो स्कूल में पढ़ना और लिखना, पहले गुरुजी लिख के दिखलाते थे, ये क है, ये ख है, या ए है, बी है, और उसको फिर नकल करने के लिए करते थे, और हम लोग नकल करते थे। तो तीसरा स्टेज में हम लोग का स्किल, तीसरा स्किल जो है वो पढ़ना हुआ, और चौथा स्किल लिखना हुआ। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल लिखना है, लेकिन सबसे प्राथमिक स्किल बोलना है, सुनना है, सुन के समझना है। तो सुन के समझिए और तब बोल पाएंगे आप। तो जो अच्छा श्रोता होते हैं, जो अच्छा से सुन के समझ पाते हैं, वही अच्छा से बोल पाते हैं, वही अच्छा वक्ता बनते हैं। इसी प्रकार से जो अच्छा पाठक होता है, जो अच्छा से पढ़ता है, पढ़ना ठीक से जानता है, उसका मीनिंग निकालना, मीनिंग का हर लेयर निकालना, लोकल मीनिंग, यूनिवर्सल मीनिंग और इटर्नल मीनिंग जब उससे निकालने लगते हैं, तभी वो लिख पाते हैं। जब पढ़ना उनका तगड़ा हो जाता है, तब लिखना संभव होता है। तो इन 4 स्किल के लिए जरूरत होती है कि हमारा एक्सपोजर क्या होता है, हमारे सामने मॉडल क्या होता है। जैसे हिंदी लिखने, पढ़ने, बोलने, चालने में तो है कि मॉडल बहुत कुछ है। घर में माता पिताजी भी बोलते हैं, पड़ोस में भी बच्चे बोलते हैं, दोस्त लोग बोलते हैं, बाहर बाजार निकलते हैं तो साइन बोर्ड में भी हिंदी में लिखा हुआ मिल जाता है, अंग्रेजी में भी मिलता है। तो अंग्रेजी को हम लोग जब सीखते हैं तो वो हमारी पहली भाषा नहीं होती है, वो हमारी दूसरी भाषा होती है। इसलिए कहा गया है इंग्लिश इज रेड एज ए सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज तो अपना वाला होता है, ये सेकेंड लैंग्वेज में जब सीखने जाते हैं तो इसमें चारों स्किल का एक्विजिशन उस क्रम में नहीं होता है जिस क्रम में हम लोग अपनी मातृभाषा को सीखते हैं। मातृभाषा में पहले सुनते रहते हैं, फिर बोलते जाते हैं, फिर स्कूल जाते हैं तो पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं। अब अंग्रेजी तो सुनना और बोलना प्रैक्टिस हुआ नहीं, जिनकी नेटिव भाषा नहीं है अंग्रेजी, उनका तो हुआ नहीं, तो उनका स्किल डेवलप करना पड़ता है उनको पढ़ने और लिखने से। क्योंकि अब वो आ गए, उनकी उम्र ऐसी हो गई कि वो इंग्लैंड में तो पैदा हुए नहीं, पैदा हुए इंडिया में, और इंग्लिश को एज ए सेकेंड लैंग्वेज उनको सीखना पड़ता है। इसलिए उसकी कठिनाइयाँ कुछ अलग तरह की हैं, उसमें एक्सपोजर की आवश्यकता होती है, जो हिंदी में तो आराम से हो जाता है, प्राकृतिक वातावरण में हो जाता है, घर परिवार में हो जाता है, लेकिन वहाँ नहीं हो पाता है। तो स्कूल में इसीलिए टेक्स्ट बुक्स चलते हैं जिसमें कहानियाँ होती हैं, कविताएं होती हैं और एक्सरसाइजेस होते हैं। वो एक्सरसाइजेस जब हम बनाते हैं उसके पहले हमको उस कहानी को समझना पड़ता है। उस कहानी के टाइटल के पास जितने वर्ड्स लिस्ट में दिए रहते हैं, उन वर्ड्स के माने सीखना पड़ता है, और उन वर्ड्स का यूज कैसे हुआ है उस कहानी में, उस एक्सरसाइजेस में, ये सब हमें करना पड़ता है। तब कहीं जाके हम अंग्रेजी थोड़ा मोड़ा सीख पाते हैं। उसी प्रक्रिया के सहारे ही हम लोग इंग्लिश को सीख सकते हैं, क्योंकि अब ऐसा नहीं संभव है कि हम लोग इंग्लैंड जाके इंग्लिश सीखें। हमको घर पे ही सीखना है, घर बैठे ही सीखना है, तो उसके लिए ये सब काम करना पड़ेगा। और उसके लिए कैलकुलेटेड जो हमने स्कीम दिया है आप लोगों को, व्हाट्सएप में मैंने भेजा था,
उसी तरीके से चलना पड़ेगा। पहले 700 वर्ड्स पर फोकस करना पड़ेगा, इनके प्रयोग सीखने होंगे, उच्चारण सीखने होंगे, कैसे व्यवहार में लाते हैं वो सीखने होंगे, और सुनने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बोलने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए कि एसएससी में स्टेनोग्राफर का जो लेवल है वो 10+2 की अंग्रेजी का लेवल है। आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने चार्ट में दिया है, ये देखिए, ये है 10+2 लेवल की एसएससी स्टेनोग्राफर की परीक्षा होती है। जबकि ग्रेजुएशन की परीक्षा होती है सीजीएल में, सीजीएल ही कहते हैं ना, CHSL सीजीएल, ये सब जो है ये ग्रेजुएशन लेवल की है। तो यहाँ पर 3000 वर्ड से ऊपर जाना पड़ता है, लेकिन 3000 वर्ड्स में ये आपका सिमट जाएगा। 10+2 वाला एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम एक लेवल पीछे है। 3000 वर्ड्स का लिस्ट मैंने आप लोगों को नहीं दिया है, वो लिस्ट मेरे पास है, वो सही समय पर मैं वो लिस्ट भी दे दूंगा और उसको सिखाऊंगा भी। उसको सिखाने का माध्यम भी होगा, कहानियां, चिट्ठियां, पत्र वगैरह वगैरह सब पढ़ के सुनना, सुन के बोलना, और बोलने का अभ्यास भी कराना पड़ेगा, उसके लिए भी आप तैयार रहेंगे। तो ये सब काम करके हम लोग उसमें और भी कुछ कुछ ग्रामेटिकल मैटर्स भी रहता है, मैंने देखा है। तो खैर वो तो स्कीम मैंने दे ही दिया है, उसी स्कीम से इसकी पढ़ाई कराऊंगा। और फिर से एक बार मैं दोहराता हूं कि शॉर्ट हैंड वाले को इसमें ज़्यादा सुविधा होगी, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश शॉर्ट हैंड के ज़्यादा नज़दीक है। जिसको शॉर्ट हैंड आता है वो तो अंग्रेजी और अच्छा से बोल सकते हैं, इसलिए कि लिखने के समय इतना ध्यान से लिखना पड़ता है कि हर वॉवेल के साथ में इंटरेक्शन होता है। और अंग्रेजी, हिंदी वाले को अंग्रेजी सीखने में जो सबसे बड़ी कठिनाई आती है, खास करके स्पोकन इंग्लिश, वो कठिनाई वॉवेल की कठिनाई है, वो वॉवेल की कठिनाई है। आप इंग्लिश में कितने वॉवेल जानते हैं? अरे तरीका, यहाँ है। हम लोग अब तक समझते थे कि 5 वॉवेल है, लेकिन वो 5 वॉवेल होता नहीं है। एक्चुअली इंग्लिश के अल्फाबेट में 5 वॉवेल को यूज किया जाता है और अलग अलग वॉवेल बनाने के लिए। वाकई इनफैक्ट इंग्लिश में 20 वॉवेल होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट होते हैं, जिसमें 2 वॉवेल ऐसे हैं जो हिंदी में नहीं, उसका पर्याय हिंदी में नहीं है, और वही दोनों वॉवेल जो है ज्यादा परेशान करते हैं। ये भी इस कोर्स में मैं सिखलाऊंगा, इंग्लिश वाले कोर्स में, कि वो 2 वॉवेल कौन कौन से हैं, और उसको निपटाने के लिए हमें अलग अलग कुछ एक्सरसाइजेस करने होते हैं। वो एक्सरसाइजेस मैं बना के रखे हुए हूँ, वो सब एक्सरसाइजेस कराऊंगा इंग्लिश शॉर्ट हैंड में।